तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो। आज का ये जो वीडियो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1 है। का नाम है आपका रियल नंबर। आज के हम आपके चैप्टर 1 रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले तो रियल नंबर होता क्या है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, रियल नंबर। हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये चैप्टर है क्या और किससे। तो इसके लिए हमको क्या जानना है कि सबसे पहले तो ये रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जानने से पहले कुछ चीज़ें जो कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, वो जानेंगे। सबसे पहले इसमें जो हमारा आता है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो देखिए, कोई भी नंबर जो कि काउंटिंग होता है, जैसे कि 1, 3, 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जब आप जाएँगे, कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? यही जो सारे नेचुरल नंबर्स थे 1, 5, 6, 7 ऐसे इनफिनिट तक, इसी ग्रुप में सिर्फ हम एक नंबर को ऐड करते हैं 0 जो कि, तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर का ग्रुप। ठीक। अब इसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स के लिए अगर हम देखना चाहें तो सारा हमारा होल नंबर है, यानी क्या 0, 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर इसमें बस नेगेटिव नंबर्स आ जाएँगे, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर माइनस इनफिनिट तक आएँगे। तो ये हमारे सारे होते हैं इंटीजर। फिर इसके बाद जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो हमने क्लास 8 में पूरा एक चैप्टर किया था। उसमें हमने पढ़ा था क्या? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे ये p और q क्या होंगे? ये p और q होंगे। यानी p और q की वैल्यू इन वैल्यू हो सकती है, बट एक कंडीशन इसमें और आ जाता है कि कभी भी वो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर को नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अभी अगर हम देखें तो इस इंटीजर में भी हम इसको दो तरीके के इंटीजर्स पढ़ते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है हमारा पॉजिटिव, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव ये भी हमारे पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने भी हमारे इधर नेगेटिव वाले इंटीजर हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स, उसको हम कहते हैं नेगेटिव। जीरो जो होता है वो ना पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव नंबर। सेम इसी तरीके से रैशनल नंबर्स में भी हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी। क्या कैटेगरीज पढ़ी थी? कि जब हम p को q से डिवाइड करते हैं और ये पूरी तरीके से कट जाता है, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेट। तो हम कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेट रैशनल नंबर। फिर दूसरा इसमें जो हमने टाइप पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में दो था। एक तो जो कि रिपीट ना हो, तो हम उसको बोलते थे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। और एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी वो रिपीट होने लगता था। जैसे अगर हम नॉन रिकरिंग की बात करें तो इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था 22/7। अगर हम 22 7 से डिवाइड करेंगे, ये ना तो कभी कटेगा पूरी तरीके से, और ना ही इसमें कोई नंबर रिपीट होने वाला है, हर बार एक नया नंबर हमें मिले। लेकिन अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन के एग्जांपल में 10/3 एग्जांपल लेते हैं। 10/3 है, ये कटेगा नहीं लेकिन रिपीट होने लगेगा नंबर, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 3, यानी रिपीट। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे रैशनल नंबर के। ठीक। अब इसके बाद जिस अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? देखिए, जैसे रैशनल नंबर हमने पढ़ा, किसी भी नंबर को जब हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो रैशनल होता है। सेम इसी तरीके से ऐसे नंबर्स जिनको हम बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सके तो हम कहते हैं रैशनल नंबर। और एग्जांपल्स में हमारा जो होगा, का एग्जांपल हमारे रूट्स
प्राइम नंबर आता है, जैसे 5, 7, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? देखिए, रियल नंबर कुछ और नहीं होता है, ही सारे नंबर्स जितने ये सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं, सारे नंबर्स का ही एक ग्रुप बना दें, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? ये एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर इज़ अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें हमारा नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर्स भी। इंटीजर्स को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं-कहीं आई से भी करते हैं। फिर हमारा रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, और रियल रियल नंबर जो होते हैं हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है? ये हमारा रैशनल रियल नंबर हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ आ गई होंगी। तो आपको अभी अब पता है कि रियल नंबर होता क्या है पहले तो। अब आगे आते हैं, तो देखिए हमको इस चैप्टर 1 में क्या डिस्कस करना है। तो इसमें हमको एक थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है? ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ये कहता है कोई भी एक कंपोजिट नंबर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आपने प्राइम नंबर पढ़ा हुआ है। प्राइम नंबर से ही हम थोड़ा रिलेट करते हैं कंपोज़िट। तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि कोई एक नंबर जिसका एक फैक्टर 1 हो और दूसरा खुद इटसेल्फ वो नंबर ही हो फैक्टर, हम उसको कहते थे प्राइम नंबर। बट हम कंपोज़िट में क्या कहते हैं कि कंपोज़िट में ये दोनों नंबर्स तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कोई एक थर्ड नंबर भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर कंपोज़िट नंबर है, ठीक है? तो कंपोज़िट नंबर समझ गए? मतलब जिसके ज़्यादा फैक्टर एग्ज़िस्ट करते हैं। तो कोई भी कंपोज़िट नंबर, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, एवरी कंपोज़िट नंबर यानी जितने भी कंपोज़िट नंबर एग्ज़िस्ट करते हैं इस दुनिया में, कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में। एंड दिस फैक्टराइज़ेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइज़ेशन होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स अगर हम उनके ऑर्डर को इधर-उधर करें, तो वो सेम चीज़ ही होगी। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। तो देखिए यहीं पे नीचे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया, तो अगर हम 60 को फैक्टराइज़ करते हैं, ये 30 टाइम्स में, फिर ये 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में। तो अभी हम इस 6 लिख सकते हैं क्या? इनटू 2 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो ये कंपोजिट नंबर 60 है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं इनके फैक्ट प्रोडक्ट्स के टर्म्स में एक यूनिक तरीके से। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कहते हैं कि मैं इसको क्या लिख दूं, 5, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज किया है, प्राइम फैक्टर्स अभी भी सेम वही हैं। इसकी के लिए ये लाइन लिखी हुई है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। यानी कि अगर हम क्या करें, ये जो प्राइम फैक्टर्स है इनके ऑर्डर को हम ना चेंज करें, तब ये यूनिक है। अगर ऑर्डर को हम चेंज करेंगे तो इसके कई सारे बन सकते हैं, बट इसीलिए डेफिनेशन साफ-साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी चीज़ को थोड़ा-सा और डिफाइन किया गया है नीचे की लाइन्स में। The fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as a product of prime। क्या कहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, उनको हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कैसे? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। एक्चुअली इट सेज मोर, जबकि
ये थोड़ा सा कुछ इससे ज्यादा कहता है। क्या इससे ज्यादा कहता है? इट सेज दैट गिवन एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। यानी हम इसको एक यूनिक वे में, यानी एक अकेला ही ऐसा तरीका होगा जिसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई दूसरा और तरीका नहीं है जिससे हम इसको एक्सप्रेस कर सके, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर। इस बात को छोड़ करके कि इनका ऑर्डर चेंज किया जाए। ठीक, जैसे अगर हम इनको लिखना चाहें तो अगर हम इसको चाहें तो देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 into 3 into 5। अभी ये इससे टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एक नया नंबर 4 आ गया। बट क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का 2 से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट करता है। 4 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है? हमें यहाँ पे बात क्या हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक, आगे दिया हुआ है दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यानी कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हमारे पास दिया गया है तो सिर्फ एक ही तरीके से हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 into 5 3 5 into 7, तो सेम है 3 into 5 into 7 into और एनी अदर पॉसिबल ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स आर रिटन। तो अगर हम इसको किसी और ऑर्डर में भी लिखते हैं तो भी वो सेम ही है, अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 9 एक नया नंबर आ जाए तो ये डिफरेंट हो जाएगा, बट जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो वो सेम कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तब वो किस करेगा, और 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म्स में लिखना है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर लास्ट क्या कह रहा है? दिस फैक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। इसी चीज को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, कह सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। यानी एक नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अगर हम इसके फैक्टर्स के ऑर्डर को कंसीडर ना करें। तो आई होप कि आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हुआ होगा अभी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज मेनी एप्लीकेशन। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब हमने पढ़ तो लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन इसके एप्लीकेशंस यानी रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं वो तो पता होना चाहिए। तो बहुत सारे हैं, बोथ विद इन मैथमेटिक्स एंड इन अदर फील्ड्स। तो ये दोनों में ही है, मैथ में भी इसका यूज होता है और दूसरे फील्ड्स में भी इसका यूज होता है। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। तो एग्जाम्पल देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कंसीडर द नंबर 4n। यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, क्या है, 4n है। ठीक है, 4n का मतलब n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन बोला है 4n, इस n की वैल्यू 1 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बोल क्या रहे, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ये 4n ना हो करके यहाँ पे 4 टू पावर n है। ठीक है, तो आप इस 4n को हमेशा 4 पावर n समझिएगा, यहाँ पे 4 पावर n के फॉर्म में लिखा नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी इसको हम करेक्ट कर देते हैं पहले तो यहाँ पे ये 4 टू पावर n दिया हुआ है जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 5 6 कोई नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं। अब बोल रहा है कि हमें ये चेक करना है कि देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई एक वैल्यू इन नंबर्स में से एग्जिस्ट करती है जिसके लिए इस 4 टू द पावर n का जो वैल्यू आए का जो लास्ट डिजिट हो वो 0 हो। तो देखिए इस सॉल्यूशन को हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम 4 को लिखना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब अगर हमको किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लाना है तो 0 कब आएगा, यानी कि सबसे पहले तो 10 आना चाहिए। 10 हम हमारा कब आएगा, जब 2 into 5 करेंगे। तो हमें एक फैक्टर 2 चाहिए था जो कि यहाँ पे है, बट जो 5 चाहिए था वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए का जो रिजल्ट होगा वो एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज को सॉल्यूशन देखे लिखा हुआ है, इफ द नंबर 4n और एनी n, यहाँ पे 4n का मतलब आपको 4 टू द पावर n समझना है, और एनी n वेयर ends with the digit 0 then it divisible by 5।
अगर ये नंबर 0 से खत्म होगा तो मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी कि जो 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें एक फैक्टर जो है वो 5 होना ही चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम 4n को ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम 4n को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और इसका पावर n सकते हैं। तो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। तो सिर्फ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है वो 2 है, तो 5 तो इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज, यानी कि अभी जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, वो इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी अदर प्राइम फैक्टराइजेशन 4n का एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए ये जो 4 टू द पावर n है वो 0 से एंड नहीं हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में एक पावर n करके क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर बार एग्जाम में पूछ, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। यहाँ पे फॉर्मूला वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ आपने फाइंड करना सीखा हुआ है पहले की क्लासेस में, 5-6 में आप आए होंगे। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, हम यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो जो भी कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं तो हम पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में जैसे 1 तरीके से लिखेंगे। फिर इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर होगा जिसके प्राइम के प्रोडक्ट्स को हम Q1, Q2 और Q3 के फॉर्म में लिखेंगे। अब HCF जो होगा नंबर ए और बी का, वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे P और Q एक कॉमन प्राइम नंबर है, तो इसका जो पावर होगा उसका लोवेस्ट नंबर हम हमेशा चूज करेंगे HCF फाइंड करने के लिए। अगर आपको ये जो फॉर्मूला है नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको जब एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, उसी सेम जो कॉमन फैक्टर होगा उसके ग्रेटेस्ट पावर, हमें सिर्फ यहाँ पे पावर को ध्यान देना है। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर को हम चूज करेंगे। ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर। फिर थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है बोला हुआ है क्या, कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो अगर हम इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं और एलसीएम फाइंड करते हैं, तो जो इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा, तो नंबर के प्रोडक्ट होगा, ये हमारा फॉर्मूला थर्ड कहता है। तो समझते हैं इसको हम एक क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 25 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करेंगे, 6 का सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। फिर इसको यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। और फिर हमको क्या करना है, 20 का फाइंड करना है, और यहाँ से का जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2 करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, और फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। अभी हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इस 6 को लिख सकते हैं 2, 3, और इस 20 को हम लिख सकते हैं 5। इसी सेम चीज को हम पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 पावर 1 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 5 टू द पावर 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2, यानी कि 2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, हम 2 लिखेंगे। और इसका हमने इसके पहले वाले फॉर्मूले में क्या देखा हुआ, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा। देखिए 3, 5 ये तीन ही तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। और उसका देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कहाँ है, 1।
हम 1 लिखेंगे और 3 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है। कॉमन प्राइम फैक्टर था वो लिख दिए। पावर 1 का मतलब हुआ 2 यानी कि जो एचसीएफ आएगा वो 2 होगा। अभी बात करते हैं हम एलसीएम की। कि एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम का जो फॉर्मूला था ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे हर एक प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा हम उसको लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 ही हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं। सबसे पहला आया हुआ है 2, दूसरा आया हुआ है 3 और तीसरा आया हुआ है 5। और 2 का जो ग्रेटेस्ट पावर है, देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो 2 लेंगे। फिर 3 का जो ग्रेटेस्ट पावर है 3 एक ही जगह पे आया है तो जो का पावर है वही लिखेंगे। 5 का ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है। इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2 का मतलब पावर 1 का मतलब 3 और 5 टू द पावर 1 का मतलब 5। 12 12 5 जा 60, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो 60 हो। यहाँ तक का तो हमारा सारा चीज सॉल्व हो गया। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखिए हमने एक फॉर्मूला और क्या पढ़ा था कि जो भी दो नंबर्स होंगे जैसे ए और बी, अगर कोई दो नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यही हमने पढ़ा था। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू 6 है और दूसरा नंबर बी की वैल्यू 20 दी हुई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 120 आ रहा है, ठीक है। बट अब अगर हम देखें यहाँ पे ये जो एचसीएफ और एलसीएम हमारा आया हुआ है, तो एचसीएफ जो हमारा आया हुआ है वो है 2। एचसीएफ की वैल्यू हमारी 2 और एलसीएम की वैल्यू हमारी 60 आई हुई है। एलसीएम की वैल्यू आई हुई है। तो 60 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी 120 होगा। अगर आप देखें जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ रहा है। यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला हमने अभी इसके पहले पढ़ा यहाँ पे सही है और हमने इसको वेरीफाई भी किया इस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1.1 इसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको इससे जो फंडामेंटल जो थी कॉन्सेप्ट्स थे जो हमको पढ़ना था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में किसी भी लाइन में आपका जरा सा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।